गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 17 जून है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिल करते हैं आप लोग जिसमें पीटी फैक्ट टेबल होता है उससे संबंधित न्यूज़ क्या क्या कवर किया गया उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ जो पीटी फैक्ट पूछे जाते हैं प्रश्न उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। एक नई घोषणा आज फिर है, हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देने का ताकि मटेरियल आप लोगों को उपलब्ध हो तो एग्ज़ाम हॉल तक वो फॉरवर्ड कर सके, कैरी फॉरवर्ड, और उससे रिजल्ट ले सके। इसी सीरीज़ में हम लोग आगे बात करने में समाधान सीरीज के नाम से एक सीरीज आ रहा है जो आप लोग को क्या कराएगा, वो डेली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते हैं डीसीए, वो आप मॉर्निंग का डीसीए पढ़ते हो प्रिंस सर के द्वारा जो लिया जाता है या मेरे द्वारा आपको पेपर एनालिसिस कराया जाता है, उस दोनों का कंबाइंड करके आपको एमसीक्यू सीरीज लाया जा रहा है जो आपको समाधान सीरीज के नाम से चलेगा। वो प्रिंस सर के द्वारा एमसीक्यू सीरीज कराया जाएगा, कभी कभी मैं भी आऊँगा, जैसा समय उपलब्धता होगी दोनों को हम लोग मिलकर काम करेंगे उस पर। ध्यान रखिएगा इसमें कुल 15 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे एमसीक्यू का, जो आपको दोनों दोनों सीरीज जो चलता है दैनिक जागरण और मॉर्निंग का जो 9 AM में जो क्लासेस चलती है दोनों को चीज़ों को कंबाइंड करा के विस्तृत व्याख्या भी की जाएगी, उसके अतिरिक्त जानकारी भी दी जाएगी जहाँ से आपको डायरेक्ट करंट अफेयर्स के जो इश्यूज होते हैं ना वो समाप्त हो जाएंगे। तो प्रयास यही रहेगा बेस्ट चीज़ें आप लोग तक उपलब्ध करने का। और यह लाइव होगा कितने बजे, 4 PM में। इसका लिंक आप लोग को जस्ट क्लास के बाद अवेलेबल करा दिया जाएगा ताकि उस पर हम लोग जो चीज़ें कर रहे हैं वो आप लोग को उपलब्ध हो। तो चलिए जल्दी हम लोग मिलेंगे फिर। तो देखिए अब हम लोग न्यूज़ पर आते हैं तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा देश में है ना हर मुद्दे पर कुछ न कुछ विवाद होता है, वो पॉजिटिव काम हो या नेगेटिव काम हो, ठीक है ना। हर मुद्दे के पक्ष या विपक्ष है, ठीक है ना। और मैंने आप लोगों को क्या बताया हूँ, वाद, प्रतिवाद और संवाद का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाया हूँ। जो लोग जानते ये हैं तो वाद तो क्रिएट हो जाता है किसी मुद्दे को लेकर, डिस्प्यूट तो क्रिएट हो जाता है, प्रतिवाद भी उसके विरोध में आता है अर्थात एंटी डिस्प्यूट क्रिएट होता है। उसको संवाद की स्थिति कायम करने के लिए कोई भी व्यवस्थाएं कायम नहीं की जाती। यही हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानिए कि अधिकतर मामले जो प्रथम दृष्टया ही समाप्त हो सकते हैं उसको बेवजह राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तुल दिया जाता है जिसके आधार पर जनता के उन हितों को प्रभावित किया जाता है जो उनके लिए आवश्यक नहीं है। क्लियर है ना। तो ध्यान ये रखिए, उसी क्रम में एक यह भी देखने को मिल रहा है। अब है कि देखिए दो तरीके से देखिएगा, इसका पक्ष और विपक्ष दोनों समाधान ढूंढिएगा, पक्ष और विपक्ष। और मैंने कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ट्वीट करके बोला हूँ कुछ बातें कि ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बातें हो रही हैं कि नेहरू संग्रहालय का नाम बदला, कांग्रेस भाजपा में समाधान हुआ। यह प्रश्न कहाँ आपको पूछेगा, ये टॉपिक इंटरव्यू में ही प्रश्न पूछेगा, कहीं मेंस में नहीं आएगा, नहीं पीटी में आएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, आपकी राय जानी जाती है और आपकी स्थिति, पॉलिटिकल स्टेटस जानने का प्रयास करता है बोर्ड, जहाँ से आप बचने का प्रयास करिएगा। मामला क्या है पहले देखेंगे, उसके बाद हम इस पर कुछ बातें आप लोग को समझाएंगे। नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी का नाम अब प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी होगा। प्रथम दृष्टया क्या दिख रहा है आप लोग को, यह बहुत अच्छा काम है ना, कि देश किसी खास नाम को ध्यान में नहीं रख के, जैसे PM पद होता है, राष्ट्रपति पद होता है, वो देश के पद होते हैं ना, तो उनके नाम पर सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर बातें हैं कि राजनाथ सिंह द्वारा अध्यक्षता की गई है, इस पुस्तकालय सोसाइटी की अध्यक्षता होती है उनके द्वारा की गई है। विशेष बैठक में नाम बदलने का निर्णय लिया गया। यह प्रक्रिया आपको 21 अप्रैल 2022 के 3 मूर्ति स्टेट्स में सभी प्रधानमंत्रियों से जुड़ा संग्रहालय आम जनता के लिए खोला जाना है, जिसके लिए खोला गया, जिसके लिए प्रक्रिया अपनाई गई।
अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री है ना, उनकी सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। वो कैसे कार्य किए, उनके लिए देश के प्रति क्या समर्पण का भाव रहा, कौन कौन से नीतिगत फैसले लिए गए, या एक्सेट्रा और भी बातें, ठीक ना, जो मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। जब तक नहीं देखेंगे वहाँ जाके चीज़ें नहीं स्पष्ट होगी, ठीक है ना। बस ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री के कार्यों का वहाँ पर संग्रहालय बनाया गया है, ठीक है, उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। अब है यह सिर्फ पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री संग्रहालय स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की सामूहिक यात्रा को दर्शाता है। यह पद प्रतिष्ठा की बात होती है कि प्रधानमंत्री कार्यालय जो बनाया गया है, संग्रहालय जो बनाया गया है, स्वतंत्र प्रधानमंत्री लोकतंत्र का सामूहिक यात्रा को दर्शाता है, जिसमें क्या है कि प्रत्येक प्रधानमंत्री राष्ट्र के निर्माण में योगदान किए, उनका प्रदर्शन सम्मिलित होता है। संग्रहालय दिखाता है कि हमारे प्रधानमंत्री विभिन्न चुनौतियों के बीच देश को निकालते हुए क्या सर्वांगीण विकास किया है। अब यहाँ समझने की कैसे सुनिश्चित किया गया, ये सब बातें की गई है। अब यहाँ 2 टिप्पणियाँ आप लोग जरूर सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिए, बाकी कहानियाँ मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अब है कि वर्तमान जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनके द्वारा यह बोला गया कि भाजपा और आरएसएस की ओछी मानसिकता और तानाशाही रवैया का प्रतीक है। तो सबसे पहले तो मैं इनसे एक सवाल किया था कि स्वयं मंथन करे कांग्रेस अपने वैचारिक दृष्टि का, समय मिले तो वैचारिक दृष्टि का मंथन करे। आप क्या कर रहे हैं, फुर्सत मिले तो करिए। मैं ट्वीट में इन बातें उनसे पूछा हूं। अब क्योंकि लगातार देखा जा रहा है 2014 के बाद जो प्रमुख कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, वो विपक्ष में क्या हो रही है, विपक्ष में लोकसभा के चुनाव में धाराशाही हो रही है उनके वैचारिक मतें। तो इसके पीछे के कारण क्या है, इसका आकलन आप नहीं कर रहे हैं, और कोई सरकार कुछ भी निर्णय ले रही है, आपकी वक्तव्य ही आपका परिचायक बनता जा रहा है। जो भी विचार आप दे रहे हैं, आपके स्पष्टीकरण कर दे रहा है तिलमिलाहट का। रीजन इसके पीछे बहुत सी चीजें हैं। मैं उन मुद्दों पर नहीं जाऊंगा जो वर्तमान में राजनीतिक रूप से देखने को जाता है, नहीं तो आप फिर बोलिएगा पक्ष विपक्ष करते हैं। अब मैं 2 टूक बातें करता हूं, पक्ष के विपक्ष की, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर डायरेक्ट भाजपा आरएसएस की ओछी मानसिकता की बात करती है। अब यह ओछी मानसिकता क्या है, पहले ये तो स्पष्ट करिए। केवल वर्तमान प्रधानमंत्री पीएम मोदी अपने नाम पर इस संग्रहालय का नाम रखते तो समझा जा सकता, ओछी राजनीति की जा सकती है। तो फिर भी यह ओछी राजनीति कैसे होती, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर एक संस्था का नाम रखा जा रहा है, एक संग्रहालय का नाम रखा जा रहा है, जिसका संपूर्ण भारतीय इतिहास के जो प्रधानमंत्री बनने वाले आने वाले समय में उनका संग्रहालय संबंधित संग्रहालय होगा। तो क्या उसमें ओछी राजनीति नहीं थी? यह खुद से प्रश्न करने का चीज है। तो चलिए, माना कि आप शुरुआती दौर में थे तो आपको ये चीजें स्पष्ट नहीं समझ में आई होगी, तो आप आयास ही रूप से यह नाम रख दिया होगा। चलिए, मैंने मान लिया। तो क्या कभी आपने इसमें सुधार करने के लिए एक बार भी पहल की? तो यह समझने वाली बात सबसे पहले होगी। तो ओछी मानसिकता, तानाशाही प्रवृत्ति समझी जाएगी, नहीं समझी जाएगी आपकी, जब मान लीजिए वर्तमान प्रधानमंत्री पीएम मोदी हैं, अपने नाम पर इस संग्रहालय का नाम रखा जाता तो समझा जाता कि तानाशाही है। फिर भी उनसे प्रश्न चिन्ह करने से पहले आप पर ही उंगली उठाया जाता कि आपने किस आधार पर देश में बहुत से स्थलों का नाम अपने देश के प्रधानमंत्री के नाम के आधार पर किया। बहुत से रोड का नाम किया, रोड का नामकरण देखे, बहुत से संग्रहालय। अब देखिए, पटना में एक संजय गांधी संग्रहालय है ना, आप लोग जितने पटना के वासी होंगे, संजय गांधी संग्रहालय है। संजय गांधी, आपको संजय गांधी मैदान जू है, संजय गांधी जू, ठीक है ना। संजय गांधी जू जो है, अभी किस योगदान के नाम पर रखा गया, ये स्पष्ट करिएगा आप लोग। कभी इनके ऐतिहासिक साक्ष्य को समझने का प्रयास कीजिएगा। देश के विकास में इनका क्या योगदान रहा था, जिनके आधार पर संजय गांधी आपको जू रखा गया है, नाम उनका। ऐसे बहुत से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे जिनके नाम पर रखा गया है। पर ध्यान यह रखिएगा, वो ओछी राजनीति नहीं है, क्योंकि वो
आप यह मानते हैं कि देश में लोकतंत्र का मतलब केवल कांग्रेस पार्टी है, बाकी विपक्षी पार्टियां कुछ नहीं है। तो यह केवल किस संदर्भ को समझा रही, इसी संदर्भ को मैंने कल ट्वीट करके पूछा इनके इसी ट्वीट पर कि कांग्रेस का जो विचारधारा है उस पर कभी समय निकाल कर सोचिएगा कि आप दिशा दशा क्या तय कर रहे हैं। देश का वर्तमान देश की स्थिति यह है कि कोई ऐसा शक्तिशाली राष्ट्र है जो भारतीय पीएम के आने के लिए आंखें न टिकाए हुए बैठा हुआ है और वो अपनी सारी नीतियों को परिवर्तन करने में लगा हुआ है। और आप किस राजनीतिक विचारधारा को, राजनीतिक संदर्भ को बढ़ावा दे रहे हैं जिसके आधार पर स्थितियां इस बदतर से बदतर बनती जा रही है। अब यहाँ चंद्रशेखर जी के पुत्र का विचार, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के पुत्र का विचार सुनिएगा। पीएम मोदी ने पार्टी लाइन से हटकर प्रधानमंत्रियों का सम्मान किया है, इससे कांग्रेस बौखला गई है, यह भयानक रवैया है। अब देखिए कि आप स्वयं से सोचिएगा हमारे देश में कितने प्रधानमंत्री हुए और आप ही निर्णय कीजिएगा आप केवल उन प्रधानमंत्रियों के बारे में क्या जानते हैं, केवल उनके बनने की तिथि जानते हैं, कब उनकी नियुक्ति हुई, कब उनका पद त्याग हुआ और राजनीतिक गलियारों में मेन स्ट्रीम उनके संदर्भ में, देश के संदर्भ में उन्होंने क्या योगदान किया, इसके बारे में कितने लोगों को जानकारी है। यह क्या उचित नहीं प्रतीत होता है कि ऐसा कार्य होना चाहिए जो देश का पद है, जैसे पीएम पद होता है, देश का पद है, किसी पार्टी विशेष का खैरात नहीं है, किसी पार्टी विशेष का ये घर का निजी संपत्ति नहीं है जिसके आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाए, या फिर राष्ट्रपति पद के संदर्भ में ये सब पद से संबंधित जो है ना राष्ट्रीय संपदा होता है और किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर ये कर दिया गया है तो उसमें जरूर सुधार होनी चाहिए। मैं भी ये मानता हूँ, बस ध्यान ये रखना है कि जो योगदान हम इस संदर्भ में समझते हैं वर्तमान में, केवल मान लीजिए कांग्रेस इसका शुरुआत करती है तो ये बेहतर राजनीति का परिणाम होता है, पर असर यहाँ यह है, दाव उलट पड़ गया यह कि भाजपा ने ये कर दिया। अब भाजपा ने किया तो इसका अर्थ है कि सारा लोकतंत्र का रवैया तानाशाही प्रवृत्ति हो गया। अब देखिए मैं इसी का एग्जाम्पल दूसरे तरीके से बताऊंगा। देश में क्या अध्यादेश लाना समान प्रक्रिया नहीं है, विधायी समान प्रक्रिया नहीं है। आज तक अध्यादेश नहीं आया था किसी देश में, भारत के किसी राज्य में या तो केंद्र के स्तर पर। क्या पहली बार अध्यादेश आया था दिल्ली के मामले में? तो दिल्ली के वर्तमान जो सीएम उनके द्वारा क्या कहा गया, तानाशाही रवैया बताया गया, लोकतंत्र का खतरा बता दिया गया और कुछ फिलॉसफी बताया गया है उनको। महासभा जब आयोजित कर रहे थे तो संदर्भ को समझने का प्रयास कीजिएगा कि ऐसी प्रक्रियाएं क्या पहले नहीं थी जो आज घटित हो रही है, जिस पर सवाल या निशान लगाए जा रहे हैं। तो मैंने कभी आपको क्या बताया था कि भारत में क्या कॉन्सेप्ट चलता है कि जो जमीन से उठकर सर्वोच्च शिखर पर जाता है ना, तो उसको कभी भी समाज में वो स्थान नहीं मिलता है जिसको वास्तविक रूप से बड़े पदों पर, बड़े सृजित पदों पर पहले से बैठे काबिज हुए लोग उसको ग्रहित करते हैं। अब मान लीजिए आप गांव में जाइएगा, शहरों में जाइएगा, कहीं भी जाइएगा, अगर बड़े बिरादर जिस मान लीजिए 500 करोड़ जिनके पास मालिक है, कोई 1000 करोड़ का मालिक, कोई 1500 करोड़ का मालिक या इससे ऊपर भी, और एक मान लीजिए अदना सा आदमी जाता है, मेरे जैसा अदना सा आदमी जाता है या आपके जैसा अदना सा आदमी जाता है जिसके पास 1-2 लाख रुपया ही जेब में रहेंगे साल का, मान के चलिए, तो क्या ये हमें समान विचारधारा के रूप में स्थान देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। ये है की दृष्टि से देखेंगे। यही सबसे बड़ा दोष है हमारे सिस्टम में, हमारे लोगों में, कि यह कभी पच ही नहीं पा रहा है कि वो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री, जो चाय बेचने वाला व्यक्ति, अब कितना सच है अलग है, वो मुद्दा है, वो जमीन से उठकर आया है और शिखर पर बैठा है। तो जो समान विचारधारा के लोग जो ऐसे वर्गों को संदर्भ में समझते हैं तो कभी उनको इस राजनीतिक गलियारे में स्थान देता ही नहीं। पर इससे इतर जाइए, देश से बाहर जाइए,
तो क्या होता है कि उनको बड़ी इज्जत मिलती। जितने वर्तमान में पीएम मोदी को पुरस्कार मिला है ना, शायद ही 3 4 दशकों के प्रधानमंत्री में किसी प्रधानमंत्री को उतने पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए गए होंगे। जितनी स्वागत के लिए वर्तमान पीएम का संदर्भ अन्य देशों के नजरिए से देखने का प्रयास कीजिएगा, जितना उतावले हैं शायद ही कोई प्रधानमंत्री के इतना रहा होगा कभी। तो देखिए, हमारा राजनीतिक सिस्टम यह होना चाहिए कि हमें राष्ट्र की एकता अखंडता के संदर्भ में बात करनी चाहिए, समरसता की बात करनी चाहिए, संघवादी प्रवृत्ति की बात करनी चाहिए। उसी में यह योगदान आपका भी होना चाहिए। नेहरू संग्रहालय देखिए, शुरुआती दौर में नहीं हम समझ पाए, रख दिए, कोई इशू नहीं था। तब तक नहीं इशू था जब तक आप एक दलीय राजनीति कर रहे थे। एक दलीय राजनीति कर रहे थे जब केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर भी एक दलीय राजनीति था। पर जैसे ही बहुदलीय द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था हमारे सिस्टम में आया, अन्य पार्टियों से भी प्रधानमंत्री चुने जाने लगे, तो आपको उसी दिन एक रिजॉल्व आपको लेकर आना चाहिए था, एक प्रस्ताव लेकर आना चाहिए था। विपक्ष में आप थे या पक्ष में थे, तो आपको क्या करना चाहिए था, इस कम से कम सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्तियों से संबंधित जो संग्रहालय है या ऐसे बहुत से मेमोरियल है, तो क्या करना चाहिए, आपको उसका नाम परिवर्तन स्वयं कर देना चाहिए। तभी जाके एक स्वच्छ राजनीति का परिचायक होता। अब रही बात निजी संपत्तियों का, तो निजी संपत्तियों आप जो रखना है रखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये सब चीजें आपको इंटरव्यू में इसी संदर्भ से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है? अब एनसीईआरटी यूपीएससी के जीएस पेपर 2 सरकार की नीतियों से संबंधित यह प्रश्न होगा। देखिए, हाल ही में एनसीईआरटी ने कुछ बदलाव किए थे सिलेबस में, तो उस पर विवाद उत्पन्न हुआ है। तो 33 शिक्षाविद विवाद कर रहे हैं, तो उसके विरोध में, अन्यथा जो विरोध कर रहे हैं नए सिलेबस का जो बदलाव हुआ, तो उस सिलेबस के समर्थन में 106 शिक्षाविद आ गए हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। इस जो समर्थन में आए हैं, जो एनसीईआरटी बदलाव हुआ उसके समर्थन में आए, जेएनयू के कुलपति हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सचिव हैं, आईएम जैसे शीर्ष संस्थानों के प्रमुख शामिल हैं। अब बात यह मैंने उस दिन भी बताई थी आप लोगों को जिस दिन बदलाव हुआ था, यह एनसीईआरटी का ये समान प्रक्रिया है कि हम सिलेबस में चेंज करेंगे, उसके लिए वो नियम बनाए हुए, उसी नियम के आधार पर चेंज होता है। तो किसी विशेष को क्यों प्रॉब्लम होना चाहिए? तो यहाँ प्रॉब्लम मैंने आप लोग क्या बताया कि आप करो तो बहुत बेहतर है, दूसरा कर दे तो सारा दोष उसी पर मर दीजिएगा। अब देखिए, एनसीईआरटी में आप क्या कभी नहीं पढ़ते हैं, हमारे जो क्रांतिकारी आंदोलन हैं उनका नाम आतंकवादी क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में लिखा गया है। तो यह औपनिवेशिक विचारधारा था जिसमें ये बातें, हमारे क्रांतिकारी को आतंकवादी बोला जाता, जैसे अभी हम लोग किसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये घटना होती है ना, नक्सलवाद का कॉन्सेप्ट आता है, तो हम लोग उससे आतंकवाद के संदर्भ में देखते हैं, नक्सलवादी आतंकवादी घटना के तौर पर देखते हैं, इसको हिंसा तौर पर देखते हैं। तो उसका और इसमें अंतर आपको समझ में नहीं आता है। एनसीईआरटी के जो भी लोग हैं पहले जो हुआ करते थे, तो क्या आप स्वयं देखिए कि इनके नाम में बदलाव होना चाहिए कि नहीं चाहिए। हमारे क्रांतिकारी क्या योगदान किए राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, कुछ छिपा हुआ है, पर उसे ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में आतंकवाद बोला गया था, क्योंकि वो विदेशी कंपनियां थे, उनके शासन प्रशासन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो हिंसा को आतंकवाद के रूप में देखा जाता है, तो उसे बोला जाता है। तो क्या हमारे भारतीय लेखकों को यह कर्तव्य नहीं था कि इस प्रकार के जो भी तथ्य लिखे गए उसमें बदलाव किया जाए? तो अगर बदलाव नहीं करेंगे तो कभी कोई राष्ट्रवादी पार्टी आएगी, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग आएंगे, बदलाव करेंगे तो मिर्ची लगना शुरू हो जाएगा सभी लोगों को। तो ऐसे ही एनसीईआरटी के सिलेबस में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका है ना समापन कर देना चाहिए। आप पढ़ते वक्त ऐसे शब्दों का प्रयोग देखते होंगे, तो ये मानसिक सांस्कृतिक विरासत को है ना क्षति पहुंचाने वाला है। अब क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अब कोई नया बच्चा आया है, 8 क्लास में पढ़ रहा है, 6 क्लास में पढ़ रहा है, 9 क्लास में पढ़ रहा है, नए नए शब्द उसे देखने को मिल रहे हैं। अब उसे कोई सांस्कृतिक विरासत तो नहीं मिली हुई है ना कि पहले की चीजें उसको ऑटोमेटिक समझ में आ जाए।
अब किताब में जो टॉपिक लिखा उसी संदर्भ में जो बातें लिखी उसी संदर्भ में वो अपना आकलन करता है, विचारधारा को विकसित करता है, और वो विचारधारा इस प्रकार से विकसित हो जाता है जिसके आधार पर वो इन वर्गों के प्रति क्या करता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट डेवलप कर लेता है, जो कहीं ना कहीं उस युवा के साथ नाइंसाफी होती है, जिसे साक्ष्य को सत्य रूप में देखना चाहिए था या समझना चाहिए था। तो यहाँ पर एनसीईआरटी के संदर्भ में यही समझिएगा, जो चीज़ें बदली गई, मैंने उस दिन भी बोला था ये समान प्रक्रिया है, और ऐसे सभी शब्दों को हटाना चाहिए, ऐसे सभी टर्मिनोलॉजी को हटाना चाहिए जो आपके इस तथ्य, इस संदर्भ को आघात पहुंचाता है। अब मैंने उस दिन बताया भी था कि राज्य को इतनी तो शक्ति होनी ही चाहिए ना कि देश में राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ाने वाले तत्वों को शामिल करे। तो यही समझने का प्रयास कीजिए। आगे हम बात करेंगे। देखिए एक और कांड हो गया है यूपीएससी के जीएस पेपर 2, द्विपक्षीय संबंध को प्रभावित करने वाले कारक में से देखिएगा आप लोग, इंग्लैंड में भारत को छोटे देशों से बदतर बताने व अतिशी के बयान पर विवाद हो गया। देखिए मैं कितनी दफा बोला हूं कि हमारे राजनेता है ना, अवसरों को भुनाने में इस प्रकार संलग्न हो जाते हैं, उनको भविष्य के परिणाम नहीं दिखते हैं कि वर्तमान में अवसर कुछ मिला है, मंच मिला है, उसको हम पूरी तरह अपने ही संदर्भ में बातें कर ले। चलिए, ये राष्ट्र भारत भूमि में बात की जाती तो समझते राजनीतिक विरोध आप कर रहे हैं, चलिए समझा जा सकता है। मैंने कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी के बयान पर ये बात बोला था, आप जैसे ही देश के बाहर, सीमा के बाहर जाते हैं ना, इसका मतलब है कि देश का प्रतिनिधि आप हो गए। तो देश का प्रतिनिधि हो गए तो आपको पूरी जवाबदेहिता और पूरी शालीनता के साथ अपने देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता को कायम करने वाली बातों को रखनी चाहिए। हमारे देश में तमाम विरोध के कारक हो सकते हैं, तमाम राजनीतिक द्वेष हो सकता है, तमाम राजनीतिक विचारधाराओं में अनबन हो सकती है, पर जैसे हम राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने किसी बाहरी मंचों पर जाते, संस्थाओं में जाते हैं, तो उसका प्रोग्राम आपको क्या होना चाहिए, आपके राष्ट्र की एकता, अखंडता। इसका एग्जाम्पल मैं दो तरीके से देता हूँ। एक तरीके से ये, जब तेलंगाना के जो एमपी हैं वर्तमान में, क्या नाम उनका है, देखिए कभी कभी मैं नाम भुला जाता हूँ, रीजन उसके पीछे इतने चीज़ें देखनी पड़ती है ना, ध्यान ही नहीं आता जब समय आए। एआईएम के प्रमुख कौन है, उनका जब पाकिस्तान वो गए थे, उनसे पूछा गया था पाकिस्तान में भारत के जो भी मुसलमान हैं वो आ जाए, यहाँ पर उनका बेहतर स्वागत किया जाएगा। उनका जवाब आप सुनिएगा, क्या बातें बोली गई थी। हमारे देश में तमाम जितने भी विरोध हैं, राजनीतिक विरोध हो या इस प्रकार से हक की लड़ाई हो, हम अपने भूमि के सीमा के अंदर लड़ के प्रयास कर लेंगे, राजनीतिक तौर पर हम प्राप्त कर लेंगे, और सरकार हमें वहाँ मुहैया भी कराती है, ऐसा नहीं। राजनीतिक विचारधारा संपन्नता के लिए तो विरोध होता ही रहेगा ना। आज जो इच्छा आपकी पूर्ति हो रही है, उससे कल आपको बड़ा होता जाएगा, तो हमेशा विरोध के कारक होंगे ही, पर इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने जो नसीब तय किए हुए थे 1947 के बाद कि हम भारत भूमि में रहे, उसको चेंज करके हम आपके प्रति वफादारी कर लें। उनका आप ओबीसी का बयान सुनिएगा, यह शुरुआती दिनों के उनके राजनीतिक इतिहास का शुरुआती, जब हम पाकिस्तान इंडिया के डेलीगेशन आते जाते तो उसमें यूट्यूब पर होगा, तो जरूर सुनिएगा उनको। उनका विचारधारा ज़्यादा उन्नत था कि वर्तमान में जो कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में जो इनके द्वारा किया गया, उनका आदर्श उच्च है। दूसरा बात, जावेद अख्तर जी का बयान सुनिएगा। हाल ही में वो किसी कॉन्सेप्ट को लेकर गए थे, कॉन्सर्ट वहाँ हुआ था, तो उसको लेकर पाकिस्तान घूमे गए थे, जहाँ पर उन्होंने बोला कि मुंबई आतंकी हमले में जो लोग थे वो आपके आसपास गलियों में घूम रहे हैं, तो हमें तो दर्द होगा ही ना। पर वही जावेद अख्तर जी अपने भूमि जब आते हैं तो अपनी हितों के बारे में बात करते हैं। तो क्या आप इससे मतलब समझ रहे हैं कि किसी व्यक्ति विशेष का व्यवहार किसी सीमा पर कैसे बदलता है, और उसको किस रूप से राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए अपनी बातें अपने देश के प्रतिनिधित्व करनी चाहिए।
तो यहाँ यह भूल करने मात्र से ही आप पर सवालिया निशान लग जाएगा। आप तमाम आपके विकास होंगे पर राष्ट्र की एकता अखंडता पर हमेशा आपको न्यूट्रल रहना चाहिए, उसको डेलीगेट आपका आंसर होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो देखिए क्या किए, इनके द्वारा बातें की गई है। जीडीपी 20 देशों की तेजी से बढ़ रही, लेकिन वास्तविक तस्वीर उलट है और बहुत गंभीर है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। इनके द्वारा बातें की गई। तो आपके पास कौन से ऐसे आंकड़े हैं जिसके आधार पर यह आप बता रहे हैं कि तस्वीर उलट है? आंकड़े आप प्रस्तुत कीजिए। तो आंकड़े जब प्रस्तुत करें तो हवा हवाई वाली बातें शुरू कर दीजिएगा। तो जो मॉर्गन रिपोर्ट दे रहा है, अन्य आईएमएफ दे रहा है, वर्ल्ड बैंक दे रहा है, डब्ल्यूटीओ बातें किया है कुछ इसके बारे में, और भी संस्थाएं जो बात की है, इसका मतलब उनके रिपोर्ट सारे गलत हैं। आप लोग कभी किसी विदेशी हिडनबर्ग के भी रिपोर्ट को मानते हैं पर इन रिपोर्टों को नहीं मानते हैं। तो समझने का प्रयास यह कीजिएगा कि आपके एक शब्द का अर्थ किस संदर्भ में जा सकता है, तो यह भी कहीं गलत है। आप आंकड़े दिए हैं, आंकड़े किस आंकड़े के आधार पर यह बातें बोल रहे हैं? केवल ख्वाबी पुलाव कर लिए हैं कि हाँ, कि जैसे एक बात बोला जाता जंगल में एक शेर था, अब शेर कैसा है कोई नहीं देखा आज तक, शेर पतला था कि मोटा था कि छोटा था कि बलशाली था, पर जंगल में एक शेर था। कहावत सुने होंगे आप लोग, यही कॉन्सेप्ट इनके द्वारा बताया जा रहा है। दूसरी बात यह समझने का प्रयास कीजिएगा, देश की स्थिति एक प्रमुख संकेतक मानव विकास सूचकांक, जहां भारत ने 1951 से 132वें स्थान पर लाया है। भारत की तुलना में कई छोटे देश मसलन भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका इस सूचकांक में भारत से उच्च रैंक है। तो आपने क्या उस सूचकांक रैंक वाले से कभी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है? जिस देश को हम लोग आयात करते हैं, क्या निर्यात करते हैं खाद्यान्न, जब उसके यहाँ आपातकाल स्थिति थी हमने खाद्यान्न उपलब्ध कराए हैं, पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ, उससे हमसे बेहतर स्थिति है। तो क्या कभी उससे सवाल आपने किया? इस रिपोर्ट का आधार आप लोग बताइए, कितने लोगों का आंकड़ा इकट्ठा किया है? बस केवल रैंकिंग के आधार पर आंकड़े प्रस्तुत कर दे रहे हैं। समझिएगा दूसरी चीज, अब ये रिपोर्ट को किस संदर्भ में, जितना मॉडरेशन इनके विरोध में आएगा था, जहां से वोट बैंक क्रिएट हो सकता है, इनकी वाहवाही हो सकती है, वहां बातें तो बहुत अच्छी बातें रखते हैं। माना जा सकता है 191 देशों में 132वां स्थान भारत का है, तो खराब स्थिति दिया जा रहा है। पर आधार आज तक किसी देश ने यह तय करने की कोशिश की जिसने सूचकांक जारी किया, उसके एस्पेक्ट के संदर्भ में कितने लोगों से आंकड़ा एकत्रित किया गया है? केवल 1000 लोगों से, 1 लाख लोगों से, या 140 करोड़ जनसंख्या से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं? अब आय बढ़े इसका स्रोत कौन देगा? अभी मॉर्गन रिपोर्ट ही ने जारी किया है हाल ही में, जिसने बोला है कि अगले कुछ सालों में भारत की प्रति व्यक्ति आय 4.5 लाख के आसपास हो जाएगा। इस रिपोर्ट को कौन शामिल करेगा इस सूचकांक में? सोच के देखिएगा, अभी 1.5 लाख के आसपास है, तो कुछ ही वर्षों में हम 4.5 लाख के आसपास हो जाएंगे प्रति व्यक्ति आय के रूप में। तो आय बढ़ेगा, संसाधन भी बढ़ेंगे। क्या इसी अनुपात में इन देशों की आय बढ़ रही है? सोच के देखिएगा, जितने पास लोगों के पास पैसे होंगे उतना ही संपन्नता का स्तर डेवलप होंगे ना। तो यह सब थोड़ा समझने वाली बात है। केवल रिपोर्ट को आधार बनाकर पूरी तस्वीर को साफ कर देने मात्र से आपका सही नहीं होगा। और वहीं दूसरी ओर बात कर रहा है, भारत में अरबपति बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर भूखे लोगों का आंकड़ा बढ़ रही है। 19 करोड़ लोग से बढ़कर आज 35 करोड़ हो गया है। तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा, जब आप जनसंख्या नियंत्रण वाले कॉन्सेप्ट को लागू होने में सहयोग नहीं कीजिएगा तो आंकड़े ऐसे ही बढ़ेंगे। समझना यहाँ आपको यह पड़ेगा कि 80 लाख लोगों को कोरोना काल में मुफ्त अनाज 1.5 साल तक दिया गया। तो उस आंकड़े को ही तो आप प्रस्तुत कीजिए कि भारत रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से निभा रहा है। केवल नेगेटिव बातें ही नजर आई है, तो ये भी सबसे बड़ा संदर्भ समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ बातें की जा रही, दुनिया क्या है कि दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, अन्न के मामले में कुपोषित और भूखमरी का शिकार सर्वाधिक है। तो इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण के भी संदर्भ जोड़िएगा या नहीं जोड़िएगा, कि आपकी राजनीतिक पार्टियां या अन्य राजनीतिक पार्टियां जनसंख्या नियंत्रण को लेकर क्या नीति अपनाए हुए? ऑटोमेटिक मान लीजिए भूमि लैंड लिमिट है, उसमें संसाधन उपजाने का टेक्निक भी लिमिट हो रहा है।
हम अत्यधिक दोहन नहीं कर सकते, एक सीमा के बाद दोहन नहीं कर सकते, नहीं तो लैंड का ही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। एक लिमिट है ना हर चीज़ का। पर जनसंख्या अनलिमिटेड तरीके से बढ़ रहा है। 140 करोड़ जनसंख्या, विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या हो गया, आने वाले समय में 170 होने वाले हैं, पर संसाधन उतना ही है, तो वितरण भी तो उसी अनुपात में होगा ना। तो क्या जनसंख्या नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए नीति आपने कुछ तय किया है? इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो बहुत सी बातें आपको देखने को मिलेगी कि तर्क कुछ है और वहाँ पर प्रस्तुत कुछ और किया जा रहा है। तो इस तरह के राष्ट्रीय एजेंडे पर जब बात की जाएगी तो आप 2 उदाहरण जरूर दीजिएगा। किनका उदाहरण? एक ओबीसी का उदाहरण दीजिएगा और एक जावेद अख्तर जी का उदाहरण जरूर दीजिएगा। उनके तमाम तल्ख हैं, भारतीय राजनीति में जो भी व्यवस्था है उनका तमाम तल्ख हैं, विरोध हैं, वैचारिक विरोध हैं, पर जैसे ही वो भारतीय भूमि के बाहर जाते हैं, राष्ट्र की एकता अखंडता की वो बात की उनके द्वारा, यह कहीं ना कहीं बेहतर परिचायक होता है। मैं उस दिन भी विरोध किया, आज भी विरोध कर रहा हूँ, ऐसे कई नेताओं का विरोध करूंगा जो इस प्रकार की विचारधारा को जन्म देते। अब है कि इसके अलग मायने आप लोग मत निकालिएगा, क्योंकि यहाँ राष्ट्र की एकता अखंडता संप्रभुता का प्रश्न है आपसे, और इंटरव्यू में जब पूछेगा तो इसी संदर्भ में आपको क्या करना है, 2 एग्जाम्पल केस स्टडी दे देना है, ताकि सामने वाले समझ जाए कि जो चीज़ें हो रही जरूरी नहीं है वो चीज़ें वही संदर्भ में समझी और देखी जाए। क्लियर है ना? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, आप लोग ऐप युक्ति है इसका जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने से बहुत सी चीज़ें आप लोग को प्राप्त होंगी। मेन सेंसर राइटिंग चल रहा है, जल्द ही पीटी टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा 2 जुलाई से, तो आप लोग उसे 69 बीपीएससी को लेकर तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी फैसिलिटी, एमसीक्यू सीरीज आ रहा है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज जल्दी आएगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, बहुत सी चीज़ें आप लोग को अपग्रेड कर दी जा रही है। क्लासेज जब अपडेट हो जाएंगे 2-3 दिन के अंदर, सभी की प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं। भारत वैश्विक पंच बनाने और सरकार के गठित कमेटी की बात की जा रही है। यह मध्यस्थता कानून से संबंधित है, यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आएगा। 20 अगस्त को मैंने इस पर न्यूज एनालिसिस किया हूँ, जहां पर विवादों निपटारे से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता स्थल की बात की गई है। कैसे हम विवादों को प्राथमिक स्तर पर ही सुधार सकते हैं या उसके लिए व्यवस्थाएं कायम कर सकते हैं। बहुत से कोर्ट केस में लंबी लिस्ट आप लोग देखे होंगे केसों की, जो अतिरिक्त दबाव डालता है न्यायालय पर, उसे कम करने के लिए मध्यस्थता या समझौता जैसे कॉन्सेप्ट क्रिएट किए गए हैं, जिस पर मैंने 20 अगस्त को न्यूज एनालिसिस किया हूँ। कुछ की पॉइंट है, आज को जब पीडीएफ प्राप्त होगा आप लोगों को, उसके बारे में देखिए, जो जो भी बातें की गई मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। पहले 20 अगस्त को यही सब बातें की गई, आपको क्या करना है, जाके देख लेना है उसको, उस संदर्भ के वीडियो को। क्लियर है? अब है देखिए, बहुत ही केस स्टडी भी से समझिएगा। यूपीएससी के जीएस पेपर 1, 2, 3 सरकारी नीतियां, मानव संसाधन, और बीपीएससी वाले में पेपर 2 में यह आपको न्यूज देखनी है, ठीक है ना। देखिए, तमाम कोशिशों के बावजूद भी सरकार ये क्या करे, पौष्टिक भोजन तो दे रही, फिर भी कुपोषण कैसे है, इस पर प्रश्न चिन्ह अदिति जी के द्वारा यही ना प्रश्न चिन्ह किया गया। हम तो पौष्टिक भोजन, पुष्टि भी दे रहे, खाद्यान्न भी उत्पादन कर रहे, पर कुपोषण है। तो मैंने, याद होगा कुछ महीने पहले आप लोगों को इस पर एक आया था एनालिसिस, तो मैंने स्वास्थ्य सर्वेक्षण में तो वहाँ पर चर्चा किया था कि यह कार्य केवल यह नहीं है कि सरकार ने पैसे रिलीज कर दिया और उसके बाद धरातल पर उसका परिणाम आपको दिख जाए, यह उसका मुद्दा नहीं है। मुद्दा यहाँ सहयोग का है, भ्रष्टाचार का है, ठीक ना, भ्रष्टाचार से संबंधित मामले हैं, और जवाबदेहिता का है। मैंने उस दिन भी बात की थी और आज भी वही बात कर रहा हूँ। रीजन उसके पीछे है सहयोग, यह कि टॉप टू बॉटम जो भी संस्था, प्रशासन, शासन प्रशासन लगा हुआ है, वो क्या सहयोग की नीति अपना रहा है। इसमें प्राइवेट पार्टियां हैं, जो स्कूल के छात्र के फादर हैं, गांव में पंचायत है, और भी लोग हैं, निजी कंपनियां कार्य करती, तो क्या उसमें सहयोग उनमें हो रहा है, क्या उनमें जवाबदेही तय की जा रही है, और भ्रष्टाचार क्या प्रत्येक स्तर पर हो रहा है, यह भी देखने वाली बात है। तो तीनों जगह आप देखते हैं कि तीनों में नकारात्मक प्रवृत्ति ही अभी तक हुई है। अब देखिए,
सूची बनाई गई है क्या क्या खिलाना है बच्चों को। 7 दिन 7 पोषण के स्तर बताए गए हैं। अब बहुत से ऐसे संस्थान हैं, सार्वजनिक संस्थान स्कूल है, जहाँ पर केवल खिचड़ी ही खिलाई जाती है 7 दिन। तो क्या उससे पौष्टिकता जो भी है, पौष्टिक भोजन का आहार है, वो प्राप्त होगा? नहीं होगा। इसके लिए मैकेनिज्म बेहतर नहीं है तय करने के लिए। अब वीडियो सीडीपीओ से लेकर वीडियो से लेकर जिला तक डीएम, और डीएम से लेकर सचिव, सचिव से लेकर प्रधानमंत्री, ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं कि वन स्टॉप क्लिक पर हम किसी स्टेट के किसी भी गांव के किसी भी विद्यालय का हम एक बार हम चीज़ों को एनालिसिस कर पाए। तो अगर हमें पौष्टिक भोजन की नीति में कुपोषण जैसे तत्व को समाप्त करना है ना, तो निगरानी जैसे तंत्र को विकसित करना होगा। बाकी बहुत सी व्यवस्थाएं दी जा रही है, फंड भी दिया जा रहा है, खाने के स्तर में भी दिया जा रहा है, बस निगरानी के स्तर पर बेहतर प्रबंधन नहीं हो पा रहा, जिसके वजह से इस प्रकार के भ्रष्टाचार आपको देखने को मिलते हैं। लोग अपना दायित्व सही नहीं कर पाते हैं। हमारे कम से कम राज्य स्तर पर सचिव होते हैं, उनको ये अधिकार तो प्राप्त होना ही चाहिए कि वन क्लिक करो और हम राज्य के किसी भी जिले के किसी भी ब्लॉक के किसी भी पंचायत के किसी भी विद्यालय का हम क्या कर सके, लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। भोजन बन कैसे रहा है, भोजन खिलाया क्या जा रहा है, और उसके मेनू में क्या शामिल है, ऐसा कोई व्यवस्था है? तो जब तक ये व्यवस्था क्रिएट नहीं होगा तब तक है ना ये सब चीज़ें ठीक नहीं होगी। तो यह जुड़ा हुआ है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले से जुड़ा हुआ कुपोषण समाप्त करने का मामला। ऐसा नहीं कि सरकार फंड रिलीज नहीं कर रही, संस्थाएं काम नहीं कर रही, सभी काम कर रहे हैं, पर वो भ्रष्टाचार के अंश यहाँ दिख जाते, जिसके कारण हमको क्या करना है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, बेहतर प्रबंधन क्रिएट करेंगे, जिसके बाद हम लोग सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं या लाइव स्ट्रीम करवा सकते हैं, ये वन स्टेप पर। और ऑटोमेटिक होगा वो सिस्टम, जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री भी उससे देख सकते हैं। ताकि देखिए होता क्या है ना, जब तक हम देश के सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे ना, ऐसा नहीं कि हमारे देश में पैसे की कमी है, ठीक है ना, इच्छा शक्ति की कमी होती है। आप इच्छा शक्ति बेहतर कर लीजिएगा, समस्या समाधान ढूंढा जा सकता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए, आगे हम लोग बात करेंगे। 33 मिनट हो चुका है, कोई बात नहीं है। आप लोग क्लास कैसे लगता है, किस तरीके से आप लोग को समझने में हेल्पफुल हो रहा है, इससे आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ज़रूर आप सपोर्टिव मैसेज कीजिए। करना भी चाहिए ताकि और भी लोग इससे मोटिवेट होते हैं, चीज़ें क्या प्राप्त हो रही है। हाँ, विजडम एजुकेशन के एक स्टूडेंट ने मैसेज कल किया था कि सर वहाँ भी वीडियो अपलोड कर दीजिए, डेली अपलोड किया कीजिए। देखिए, डेली अपलोड होता है, रीज़न उसके पीछे किसी दिन मुझे कहीं इमरजेंसी में जाना होता है तो एक जगह अपलोड करके उसे शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। तो आप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो मैं ही दोनों जगह वीडियो ले रहा हूँ ना, तो दोनों जगह का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही प्लेटफॉर्म से आप इसका लाभ लीजिए। कोशिश रहती पर डे काम आपको अपलोड करने का, और होता भी अमूमन कभी कभी ऐसी व्यवस्थाएं बन जाती है, कभी निकलना पड़ता है जल्दी ही, तो एक वीडियो अपलोड करने में कम से कम 40-50 मिनट का समय लग जाता है। तो ऐसे ही 11 बजे मैं लेता हूँ, 11 बजे के बाद मुझे कहीं निकलना रहता है इमरजेंसी में, तो मैं यहीं पर इसी युक्तिया इस पे ऐप पर डाउनलोड कर देता हूँ, युक्तिया इसके प्लेटफॉर्म पर। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा प्लीज़, इतना तो कर ही सकते हैं ना, न्यूज़ से मतलब है ना, प्लेटफॉर्म क्या है कैसे है उसको ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है। पर मैं वहाँ भी कोशिश करता हूँ हमेशा अपलोड करने का वीडियो, ठीक है ना। अब देखिए, यूपीएससी के जीएस पेपर 2 शासन प्रशासन चुनौतियों से, चुनाव के जीत लाशों पर नहीं वोटों की गिनती पर निर्भर हो, राज्यपाल के द्वारा, जो बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस हैं उनके द्वारा की गई है। देखिए, राजनीतिक हत्याएं भारत की एक गंभीर समस्या है चुनाव दौरान। इसमें आपको हाई कोर्ट कलकत्ता है, वो भी पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान जो हत्या हो रही है उस पर आपको रिपोर्ट तलब करने की बात की है सरकार से। और देश में जानते हैं, प्रधानमंत्री के चुनाव से ज़्यादा मुश्किल है पंचायत का चुनाव कराना। यह लोकोक्तियाँ समान रूप से गाँवों में प्रचलित हैं।
जितना प्रधानमंत्री के चुनाव में स्पष्टता होती है ना, उतना पंचायत चुनाव में स्पष्टता नहीं। कौन कैंडिडेट किसके फेवर में है ये पता ही नहीं चलता, रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। इसमें जो समीकरण बैठाया जाता है उसमें आपको सारे समीकरण के आधार पर यह राजनीतिक हत्या भी आपको देखने को मिल जाता है, उसी में शामिल होता है। तो ये एक विकट समस्या है राज्यों के लिए। और देखिएगा यहाँ पर जब हाईकोर्ट आपको जुड़ा हुआ मामला आया हुआ है, राज्यपाल आए हुए हैं, तो स्थितियां तो बद से बदतर होंगी ही ना, तभी तो आए हैं दोनों लोग। एक राज्य का जो समीक्षा समीक्षा करने वाली संस्था है और एक है जवाबदेही तय करने वाली संस्था जो होती है राज्यपाल, वो दोनों आ गया। तो वर्तमान सरकार के पास बहुत बड़ी चुनौती है पंचायती चुनाव को शांतिपूर्ण कराने का। नहीं तो स्थितियां सरकार के नेतृत्व से अगर बाहर जाएगी तो और भी राजनीतिक गलियारे तेज हो जाएंगी। समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पर ये सब चीज़ें उफड़ गया। चुनाव आयोग के पास भी एक समस्या है, इसको कैसे पंचायती राज चुनाव आयोग के पास कैसे इसको कंडक्ट करवाएगी, जिसके आधार पर इस प्रकार की राजनीतिक हत्याएं हो रही है उसको कम किया जा सके। तो ये सब स्वतंत्र लोकतंत्र में बेहतर जनाधार के लिए सही नहीं होता है, नहीं तो पिलर खराब होता है लोकतंत्र का। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में काम देगा। ये केस स्टडी आप लोग जरूर इसे पढ़िएगा कि 250 करोड़ के दाल घोटाले में 70 साल बाद आरोप पत्र दायर किए गए। अब समझिएगा कि सीबीआई के पास सीबीआई के पास कौन से ऐसी दिक्कतें थी जिसको आरोप पत्र दायर करने में 70 साल लग गए। तो उन समस्याओं को लेकर आपको केस स्टडी क्रिएट कर देना है कि क्या, आपसे प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है कभी भी, क्या संस्थाओं के पास तत्कालिक कारण के अलावा कुछ संस्थागत भी बाधक है जिसके आधार पर आरोप पत्र तय करने में देरी होती है? तो बिल्कुल है संस्थागत बाधक। मान लीजिए कोई मामला है दो देशों के बीच का, एक इंडिया का, एक मान लीजिए कोई बी देश कोई है, यहाँ का व्यक्ति भाग गया यहाँ पर घोटाला करके और प्रत्यर्पण संधि नहीं है, तो जब तक इस देश का कानून इसे प्रत्यर्पण करने के लिए राजी नहीं होता है, सुरक्षा एजेंसी जो है हमारी सीबीआई और वहाँ की सुरक्षा एजेंसी दोनों एक दूसरे के तालमेल नहीं क्रिएट कर पाएंगे, तब तक उस व्यक्ति को वहाँ से नहीं लाया जा सकता। तमाम कोशिश कर लेगा हमारे देश का कोई भी संस्था। तो यही मामला आपको इस मामले में देखने को मिलेगा, जहाँ पर श्याम सुंदर जैन और नरेश कुमार जैन जो जेट किंग मालिक हैं, ठीक है ना, उनके द्वारा क्या हुआ है, कंपनी ने सरकारी प्रतिबंध के बावजूद दालों के बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का निर्यात किया गया। और उनके लिए जो आइलैंड बैंक जरिए, कुक आइलैंड बैंक के जरिए लेटर ऑफ क्रेडिट, जो याद होगा हाल ही में नीरव मोदी के मामले में उठा था, लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया गया था, जो अग्रिम पत्र होता है बैंक द्वारा दे दिया जाता है ताकि बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर सके। पर कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो इसका अनुचित लाभ लेते हैं। बैंक एक समान प्रक्रिया के तहत पर देती है जिससे हम निवेश को बढ़ा सके, पर निवेशक क्या करते हैं, इसका गलत फायदा उठा लेते हैं। उसी क्रम में यह भी था, जहां पर देखिए केंद्रीय एजेंसी द्वारा लंबे अरसे इसलिए प्रभावित है कि 3 देशों की जांच एजेंसी अनुरोध पत्र को जो कोई जवाब ही नहीं दिया गया। यहाँ से तो भेजा जाता था, जवाब नहीं, जब तक जवाब नहीं आएगा, प्रत्यर्पण की संधि नहीं होगी, तब तक उस व्यक्ति को कैसे लाया जाएगा, ये सब बातें थी। अनुरोध पत्र में दरअसल एक अदालत की ओर से किसी देश को भेजा गया न्यायिक अनुरोध होता है, अर्थात हम अनुरोध कर रहे हैं। वहां पर जैसे भारत भूमि पर न्यायिक आदेश आ जाए तो वो बाध्यता उसे करना है किसी राज्य के लिए, ठीक है ना। पर किसी देश को हम भेजते क्या है, अनुरोध है, तो अनुरोध मानना या ना मानना उस देश के स्वविवेकीय शक्ति हो जाती है ना। तो मामला 70 साल तक फंसा हुआ रह गया, पर वर्तमान में चीजें सही हुई और न्यूजीलैंड अनुरोध पत्र का कोई जवाब तक नहीं दे रहा था, पर अब चीजें बदली हैं, तो क्या हुआ, उस पर दायर किया गया और चीजें हुई है। तो ये संस्थागत प्रॉब्लम है। तो आपसे प्रश्न जब भी पूछे तो इसी केस स्टडी का आप हवाला देंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे हम बात करते हैं। सहकारिता के लिए नए युग की सूत्रपात है। हाल ही में आप लोगों को मैंने पैक्स पढ़ाया हूँ ना, पैक्स समितियां पढ़ाया हूँ, सहकारी समितियों से संदर्भ में।
उसी से संबंधित न्यूज एनालिसिस आपको यहाँ पर लेख में आया, इसे क्या करना उसी संदर्भ में देख लेना है। बाकी कहानियाँ आप लोगों को मैंने जो बताई है उससे जोड़ लीजिएगा, वही सब बातें यहाँ लेख में है, तो आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो बातें मैंने बताई उसको बस वो बहुत टैली कर लीजिएगा। जैसे सहकार प्राथमिक कृषि समितियों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, वो लगभग 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों को चिन्हित किया गया जिसके माध्यम से भी कराया जाएगा। जैसे ऋण है, डेयरी है, मत्स्य, गोदाम स्थापना, खाद्यान्न वितरण, उर्वरक, कीटनाशक खरीद, पीएनजी सीएनजी, पेट्रोल डीजल वितरण, कॉमन सर्विस सेंटर, ये सब बातें की गई ना हाल ही में, वही सब बातें यहाँ लिखी गई है। तो आपको क्या करना है, एक बार रिवाइज कर लेना इसको। इसके की नोट्स आप लोग पहले ही बना लिए होंगे, तो मुझे उम्मीद है वो सब चीज़ें आप कर लिए होंगे, याद है। देखिए, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस आपको इतना तो सक्षम बना ही देगा, जिसके लगातार 1 वर्ष आप न्यूज एनालिसिस देख लीजिएगा ना, तो स्वयं से आप किसी विषय पर ना अपना आकलन करना शुरू कर दीजिएगा। उसके बाद मेरी ज़रूरत आपको नहीं होगी, बस इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरत होगी, कुछ कुछ नए कॉन्सेप्ट आएंगे तो वहाँ ज़रूरत हो सकती है, पर जैसे ही न्यूज़ देखिएगा उसका स्वयं आकलन कर लीजिएगा, क्योंकि सारे डायलेमा डायग्राम आपको पहले ही बता दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले मैंने पैक्स के बारे में नहीं बताया, समझाया नहीं, कुछ बातें स्पष्ट नहीं की थी ना, वही सब बातें उस लेख में आएगी। अब नई भारत की कूटनीतिक संबंध में देखिए, सूरीराम वाला कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था, याद होगा। और हाल ही में कहाँ गया, पापुआ न्यू गिनी का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रधानमंत्री के पैर छूते वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा, तो मैंने कुछ बातें बोली थी, याद है आप लोगों को, कि आने वाले समय में इस राजनीतिक जो जेस्चर क्रिएट किया उस पर रिसर्च होगा। तो देखिए कुछ दिनों के बाद ये चीज़ें सही हो जाएंगी। वैचारिक रूप से भारत कैसे मजबूत हुआ, उसी चीज़ को यहाँ स्पष्ट कर रहा है ये लेख, जहाँ पर यह बताया गया है कि 20,000 से अधिक प्रवासी जो सिडनी में अभी 1 सेकेंड थोड़ा, जहाँ पर यह बातें की गई है कि ग्लोबल साउथ के लीडर बताया गया है पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के द्वारा नरेंद्र मोदी को। अब यहाँ सरकार को बात कीजिएगा, भारत को, देश को समझ लीजिएगा, नरेंद्र मोदी को मत समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ भारत के संदर्भ में बात कर लीजिएगा, जहाँ नरेंद्र मोदी नाम आएंगे वहाँ भारत समझ लीजिएगा। तो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर बताया है। पैर छुए उनके स्थान पर, ध्यान रखिए, घटना आम नहीं है। इसी तरह सिडनी में प्रधानमंत्री मोदी को क्या बोला, 20,000 प्रवासी भारतीयों समेत ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटोनी अल्बानीज ने बॉस कहा, अर्थात बॉस का मतलब समझिएगा, बॉस कहा गया है। भारतीय अपनी ग्लोबल हैसियत को मजबूत करने के, इसी तरह छोटे और अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं में आमतौर पर जो है चर्चा में रहा है, देशों में महत्व दे रहा है। अब ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ की दृष्टि महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मैंने आप लोग एक दिन कॉन्सेप्ट बताया था, वर्ल्ड का मैप 0 डिग्री से कर लीजिएगा, ऊपर जो होगा नॉर्थ, नीचे साउथ, है ना, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो अफ्रीका साउथ में आता है, अफ्रीका साउथ में आता है, तो ध्यान रखिएगा अफ्रीका कि बहुत से देश साउथ में आते हैं, तो ध्यान रखना है उनके जो वैश्विक नेतृत्व जहाँ पर अमेरिका जाना चाह रहा है, तो भारत वहाँ पर बेहतर प्रभुत्व स्थापित किए हुए और संसाधनों का वितरण बेहतर तरीके से करता है, और ग्लोबल नेतृत्व में भारत का योगदान साउथ के देशों में अर्थात अफ्रीकी देशों में महत्वपूर्ण है। तो उसी के संदर्भ में राष्ट्रपति हाल ही में दक्षिणी अफ्रीकी देश सूरीनाम पहुँचते हैं, जहाँ पर सर्बिया के साथ, और सर्बिया भी जाएंगे यूरोप में, द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने के 6 दिवसीय दौरे पर जाती है। बहुत से गुट निरपेक्ष आंदोलन के दौरान जो मूल्य आधारित एक लंबी विरासत थी उस पर चर्चा की गई है, और भी बहुत सी चीज़ें की गई, 150 इतिहास रहा है, सब बातें यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा की बात की गई है, उसे देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ स्थिति नहीं है यहाँ पर, बातें बस स्पष्ट किया गया क्या क्या हम लोग किए हैं काम। भारत की कई कंपनियां सूरीनाम में निवेश कर रही है। सूरीनाम यात्रा न केवल ग्लोबल साउथ बल्कि विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका तक भारत की पहुंच को स्थापित करेगा। भारत लगातार ऐसे कार्य करते रहा जिससे हम उन अफ्रीकी कंट्रियों में कार्य कर रहे हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल पहले भी दिए थे, बहुत से ऐसे देश है जहाँ पर भारतीय कंपनियों का बोलबाला है, तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इन सब चीज़ों से ही हमारा स्टैंड क्रिएट होता है। अब इसी तरह भारतीय विदेश मंत्री जाते हैं, कहाँ जाते हैं, पनामा जाते हैं, कोलंबिया जाते हैं,
डोमिनिक गणराज्य जाते हैं, तो इन देशों से गुयाना जाते हैं। इन देशों से हमारा राजनीतिक उपलब्धियों के संदर्भ में यह बातें होती कि भारत किस प्रकार से मजबूत रूप से स्थिति उभरा है, उसकी चर्चा यहाँ की गई थी। बहुत सी चीज़ें यहाँ स्पष्ट की गई है, तो ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा कि भारत कैरिबियाई समुद्र मध्य अमेरिकी एकीकरण प्रणाली में जो अमेरिकी राज्यों संगठन कैसे क्षेत्रीय संगठनों का प्रयास कर रहा है, उसे कैसे मजबूती दे रहा है, इसकी चर्चा कर रहा है। तो भारत के संदर्भ में मैंने आपको हाल ही में बताया हूँ कि विश्व का केंद्र बिंदु बन रहा है, विश्व राजनीति का केंद्र बिंदु बन रहा है। इसके पीछे 2-3 कारण है। सबसे पहले वैश्विक रूप से तेज गति से बढ़ रहा है, नवाचार के नए नए अवसर डेवलप किए जा रहे हैं। भारत संसाधनों का वितरण करने के लिए वैश्विक भूमियों पर अपने 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 कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहा है। लोकतांत्रिक संदर्भ और भी मजबूत हो रहे, यह सकता बहुत सी चीज़ें हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसी कारण इसकी पहचान अलग होती जा रही है। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर बहुत से संस्थाओं का नाम लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, गूगल सर्च कर लीजिए सारे संस्था का कि व्यापार संघ क्या होता है। व्यापार संघ के बारे में आप कुछ शब्द लिख के भेजिएगा, फिर उसके वर्तमान संघ के प्रमुख कौन है उसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। ये सब चीज़ें सर्च कर लीजिए, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, गूगल सर्च करिए तुरंत मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, जैसे एसोचैम के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, ठीक है ना, भारतीय उद्योग संघ परिसंघ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, तो वहाँ से बहुत से डाटे कलेक्ट हो जाएंगे, उससे राइट डाउन कर लेना है। अब है कि इसे भी देख लीजिएगा आप, लगे हाथ बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में भारत। तो मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को स्पष्ट किया था कि जब शीत युद्ध हुआ, उसके बाद अमेरिका की नीति प्रभावी हुई, रूस कहीं कमज़ोर हुआ, उसके बाद एक ध्रुवीय व्यवस्था कायम हुआ था, और उससे पहले द्विध्रुवीय व्यवस्था था। वर्तमान में भी द्विध्रुवीय व्यवस्था है, पर हम लोग बात करते हैं बहुध्रुवीय कॉन्सेप्ट विश्व में लागू होता है। पर प्रभाव में देखें तो यह केवल द्विध्रुवीय देशों के बीच इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखता है। एक अमेरिका और दूसरी तरफ रूस और चीन का गठजोड़ जो है, जहाँ पर चीन क्या चाहता है, अमेरिका के साथ वो द्विध्रुवीय व्यवस्था को कायम कर सके। इसी संदर्भ में बात समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर चीन स्वयं विकसित कर रहा है, आज विश्व दूसरे देशों से सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, अमेरिका की चुनौती देने पर लगा हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और चीन एक दूसरे से निकट आए और एक नए शीत युद्ध की शुरुआत हो गई है, जहाँ बात जिसमें विश्व के दूसरे ध्रुव के रूप में चीन अपना दावा प्रस्तुत कर रहा है। ये भी बताया आप लोग को कि दूसरा ध्रुव बनने का, केंद्र बनने का, शक्ति बनने का प्रयास किया जा रहा है। भारत की स्थिति ऐसी है कि वह अपने पुराने मित्र रूस के साथ छोड़ नहीं सकता, और नए दोस्त जो अमेरिका है उसके साथ निकटता को रोक नहीं सकता, स्वयं सीमित करना नहीं चाहता। तो भारत वर्तमान में क्या करेगा, तो भारत वर्तमान में कूटनीतिक चालों के आधार पर, कूटनीतिक संदर्भ में दोनों देशों को संतुलित करने का प्रयास करेगा। ये भारत काफ़ी हद तक ये कर भी लिया है, जहाँ पर एक ही साथ हम जब प्रतिबंधित तेल के आयात में सबसे ज़्यादा तेल आयात हम रूस से कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ हम अमेरिका से उसी संदर्भ में क्या करते हैं, बिजनेस डील कर रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं संतुलित कर लिया, इसे समझने का, इसे जारी रखने का प्रयास करना चाहिए। अब क्योंकि इसके पीछे और भी कारण है, जैसे सैन्य बलों, सैन्य की जो सामग्री है उसमें भारत 60% सैन्य सामग्री रूस से लेता है। चीन अपनी बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति कारण अमेरिका के सामरिक हित को प्रभावित कर रहा है। तो अमेरिका को भी भारत की जरूरत है और भारत को भी अमेरिका की जरूरत है। तो बातें यहाँ समझिएगा। साथ ही साथ पश्चिमी देश अपनी उभरती हुई ताकत के रूप में देखते हैं चीन से सीधे मुकाबला करने सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य है। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी देश भारत की उभरती हुई ताकत के रूप में देख रहे हैं, जो क्या कर रहा है, चीन से सीधे मुकाबला करने का सामर्थ्य है, और यही हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थायित्व बनाए रखने की क्षमता रखता है। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि भारत पर चीन कभी डायरेक्ट हमला नहीं करेगा, रीजन उसके पीछे मैंने बताया था, कुछ दूरगामी परिणाम भी बताया था इसका, याद है? तो उस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ठीक ना। तो प्रतिद्वंद हमेशा बात होगी, झड़प, आपसी झड़प की बात होती है, डायरेक्ट लड़ाई अब नहीं होगा, क्योंकि चीन को ही पता है जैसे ही हम लड़ाई करेंगे विश्व का सबसे बड़ा बाजार खो देंगे। और चीन का जो भी इकोनॉमी बना हुआ उसके मैन्युफैक्चरिंग से बढ़ा हुआ है। तो भारत का जो भी निर्यात होता है, चीन में अधिकतर माल निर्यात होता है। तो ध्यान रखिएगा, चीन इस मुद्दे पर आकर भारत से हमेशा पीछे रहेगा। तो हमेशा भारत इस मुद्दे को, इसको लाभ ले सकता है। इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा।
उस दिन भी मैंने आप लोग को समझाया था। भारत नाटो प्लस के समूह के बारे में मैंने कुछ दिन पहले ही चर्चा किया, जहां पर बातें की गई थी नाटो भारत को शामिल करना चाहता है। रीजन उसके पीछे क्या है, नाटो को लोकतांत्रिकरण किया जा सके, नाटो की छवि को बदला जा सके, और भारत अगर आ जाता उसमें, ऐसी बात अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के द्वारा की जाती है, तो जो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में कुछ परिवर्तन होने की संभावना, ऐसी बात की जाती है। प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामकता पर अंकुश लगाया जा सकता है और हिंद महासागर तक पहुंच स्थापित की जा सकती है नाटो की, ऐसी बातें की जा रही है। पर भारत भी चालाकियों का चतुर लोमड़ी है, आप लोगों को पता है, चतुर लोमड़ी की कहानी आप लोग पढ़े होंगे। भारत इसमें चेक एंड बैलेंस बनाए रखता है कि हम नाटो में अगर जाते हैं तो रूस के हमारे जो सहयोग है क्षेत्र है वो कहीं कमजोर हो जाएंगे, उस पर शक करना शुरू कर देगा चीन, और जैसे ही शक करेगा रूस, तो चीन के साथ उसकी संपर्क बढ़ेगा, जिसके आधार पर वो जो चेक एंड बैलेंस वाला कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा और भारत अपने ही जाल में फंसना शुरू हो जाएगा। इसलिए भारत भी स्टैंड मोड में है कि भाई तुम ऑफर दे रहे हो, अच्छी बात है, हम केवल संवाद के स्तर पर तुम पर इस पर बात करेंगे, बाकी कहानियां तुमसे मिलकर, जिस प्रकार से नाटो के देश सहयोग करते हैं, एक देश पर हमला पूरे देश पर हमला, पूरे सहयोगी देशों पर हमला माना जाता है, वैसे वाले कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे। अगर हमारे देश पर कोई हमला करेगा तो प्रत्यक्ष रूप से हम हावी हैं उस पर आक्रमण करने के लिए। सहयोग की जब बात होगी तो हम आपसे सहयोग लेंगे अगर जरूरत होगी, नहीं होगी तो क्यों आपके साथ, इस प्रकार के बाध्यता वाली कॉन्सेप्ट में हम जुड़े। अब भारत की किसी प्रवृत्ति भी नहीं रही है, विदेश नीति शुरुआत से नहीं रही कि इस प्रकार से बाध्यता वाले कॉन्सेप्ट में हम फिट हो। अब बहुत सी बातें की गई, भारत उसके साथ और भी क्या, अमेरिका, रूस और यूरोप तीनों से उसके बहुत अच्छे संबंध है। भारत क्वाड का भी सदस्य है, दूसरी तरफ शंघाई सहयोग संगठन का भी सदस्य है, 2023 में इसका अध्यक्ष भी कर रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन का सदस्य है, और जापान में हुए G7 में जापानी प्रधानमंत्री तो भारतीय प्रधानमंत्री को बुलावटा देना बहुत सी चीज़ों को स्पष्ट कर देता है। भारत G20 से बढ़कर आगे अब है G7 के कॉन्सेप्ट में सहयोग ले रहा है, तो आने वाले समय में भारत को भी स्थान G7 के मंचों पर मिलेगा, तो सदस्यता भी शायद मिल जाए तो भारत की स्थिति और भी बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि भारत की वैश्विक व्यवस्था कैसे परिवर्तन करे, किन मुद्दों पर कर रही, इनसे संबंधित प्रश्न आपसे किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर कल हम मिलते हैं नए न्यूज एनालिसिस के साथ। कल संडे है, संडे को न्यूज एनालिसिस नहीं होता है, तो आप लोग क्या करना है, कल सारा पिछले एक सप्ताह का आपको 12 से लेकर 17 तक, नहीं 12 से कितना हो जाएगा, कल कितना तारीख है, 18 तारीख है ना, तो आपको पिछले 7 दिन के न्यूज एनालिसिस को देख लेना है ताकि आप मंडे को इसका टेस्ट दे सके, ठीक है ना। टेस्ट 9 बजे आपको 9 AM में क्वेश्चन सेंड कर दिया जाएगा, 11:30 से लेकर 12:30 तक इसका आंसर भेज दीजिएगा। उसी दिन बीपीएससी का भी टेस्ट है, बीपीएससी का टेस्ट है जिसका क्वेश्चन आपको भेज दिया जाएगा 12:30 में, और आप इसका उत्तर है ना, आप इसका उत्तर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक भेजिएगा, ठीक ना। ऐप पर सारा भेजना, जो जो ऐप आप लोग परचेज किए होंगे उस ऐप पर भेजिएगा और इसका अधिकतम लाभ कीजिए। आज नहीं तो कल में जो बीपीएससी का आंसर राइटिंग का है उसका है ना, आंसर राइटिंग का एनालिसिस करवा दूंगा। देखता हूँ इस शेड्यूल क्या है, किस तरीके से है, अगर आज हो सकेगा तो ठीक है, नहीं तो कल आपको 9 PM में मैं आप लोग को एनालिसिस करवा दूंगा, ठीक है ना। बीपीएससी आंसर राइटिंग जो 4 क्वेश्चन हो चुके हैं उसके फर्स्ट क्वेश्चन टेस्ट के आपको आंसर ग्रुप में भेज दिए गए हैं, तो आप उसे देख लीजिएगा। सेकंड का आज भेज दिया जाएगा ताकि कल आपको जब एनालिसिस कराया जाए तो उन पॉइंटों को समझ सके। कुछ सुझाव दिए गए हैं तो आप उन सुझावों पर काम करिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।